केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, साथ साथ पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण को संपूर्ण तरीके से मजबूत करने की दिशा में इस प्रयास को शुरू किया गया है। अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे चलें, जब हम आजाद हुए हमें कुछ ही वर्ष हुए थे, 1951-52 की बात है, तब भारत में दूध का प्रोडक्शन मात्र 17 मिलियन टन था। ऐसे में इस क्षेत्र को लेकर एक गंभीर चिंता व्याप्त हो गई और उस गंभीर चिंता विचार विमर्श के बाद एक प्रयास शुरू हुआ और 1965 में वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना होती है। फिर उसी राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के प्रयास से 1970 में शुरुआत होती है श्वेत क्रांति की, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड को हम वर्गीज कुरियन को इसका श्रेय देते हैं और उसका ही परिणाम था कि जब 2022-23 का आंकड़ा, जहां तक मुझे याद है कि उस समय हम 231 मिलियन टन तक दूध का प्रोडक्शन करने में पहुंच चुके थे और अब तो उससे भी बेहतर स्थिति हो चुकी है। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो दूध का मुख्य रूप से प्रोडक्शन जहां पर बेहतर होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के नाम अग्रणी हैं। अब इसी क्रम में श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए पहले से प्रयास चल रहे थे, लेकिन फिलहाल अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आइए समझते हैं कि श्वेत क्रांति 2 में क्या मुख्य तौर पर इसके लक्ष्य हैं और किस बात पर मेन फोकस यहां पर किया जाएगा। तो देखिए, 1951-52 में जहां पर दूध के प्रोडक्शन की एक गंभीर चिंता केवल इसकी मात्रा को लेकर थी, आज कहीं इसमें हम बेहतर स्थिति में है, विश्व के शीर्ष उत्पादक देश के रूप में हम जाने जाते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ अन्य बातों पर फोकस किया है। तो इसमें मुख्य लक्ष्य क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देते हैं। तो देखिए, श्वेत क्रांति 2 में अगर प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इसमें जो डेयरी क्षेत्र है, बेसिकली इस क्षेत्र को मजबूत करना और सहकारी कवरेज जो है उस कवरेज का और विस्तार करना, इसके अलावा रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण, ये मुख्य तौर पर 4 बातें इस पर ये केंद्रित करके इसको शुरुआत इसकी की गई है। अब इसमें मुख्य तौर पर अगर लक्ष्य की बात करें तो जो मेन लक्ष्य है उसको जरा सा क्लासिफाइड करके और हम देखते हैं। तो मुख्य लक्ष्य क्या है? सबसे पहले मुख्य लक्ष्य है कि दूध की जो खरीद है सहकारी समितियों के द्वारा, यानी कि जो डीसीएस के द्वारा, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो दूध की खरीद मौजूदा समय में हो रही है, उसको अगले 5 सालों में 50% उसमें वृद्धि करना है। तो पहला लक्ष्य तो यही है कि दूध खरीद में 50% की वृद्धि करना है। आज के समय में जो दूध खरीद हो रही है वो प्रतिदिन डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से, आपको बता दें कि वो अभी वर्तमान समय में कितनी हो रही है, वो हो रही वर्तमान समय में 700 लाख प्रतिदिन हो रही है। उसको बढ़ाकर कितना करना है? तो 1007 लाख प्रतिदिन खरीद करना है। 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन खरीद तक पहुंचाना है। कब तक पहुंचाना है? वर्ष 2028-29 तक ये लक्ष्य रखा गया है। यानी अगले 5 साल में अगर हम प्रतिदिन 1007 लाख किलोग्राम दूध खरीदेंगे तो हम 50% वृद्धि के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र है और जो अविकसित क्षेत्र है, वहां पर सहकारी समितियों की उपस्थिति बढ़ाई जाए, क्योंकि ये जो सहकारी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, जो डीसीएस स्थापित किया जाता है, ये क्या करता है? डीसीएस के माध्यम से जहां पर दूध का प्रोडक्शन हो रहा है तो आसपास के गांव वाले उस जगह पर ले जाते हैं डीसीएस में, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उस दूध को एक उचित दाम पर उनको वो दे देते हैं। अब वहां से फिर वो दूसरी जगह जाता है, क्योंकि उनके पास संसाधन इसके लिए उपलब्ध होते हैं उस दूध को सुरक्षित रखने के और उसको पैमाने पर, जांचने पर रखने के। तो इसलिए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रोडक्शन तो दूध का हो रहा है, लेकिन वहां पर डीसीएस की उपस्थिति नहीं है, यानी कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की उपस्थिति नहीं है। तो इस कवरेज का भी विस्तार करना, जहां पर उपस्थिति नहीं है अब वहां तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना। साथ ही साथ दूसरा यह है, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा संस्थागत रूप से इसको सुदृढ़ करना। यानी प्रमुख लक्ष्य में हमारी खरीद को बढ़ाना है, दूसरा संस्थागत सुदृढ़ीकरण। इसमें क्या आता है कि 1.20 लाख जो समितियां हैं उसकी स्थापना और सुदृढ़ीकरण इसमें शामिल है, जिसमें कि 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी 75,000 नई स्टैब्लिश की जाएंगी, नई स्थापित की जाएंगी, और कुछ जो पहले से हैं 46,422 मौजूदा समिति हैं, उनकी स्थिति को बेहतर किया जाएगा, उनको और मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। तो दूसरा आपका हो गया संस्थागत सुदृढ़ीकरण। अब इसके लिए क्या जरूरी होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना जरूरी होगा, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। ये कैसे होगा? तो उसमें जो भी डीसीएस होती हैं, जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, वहां पर ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्ट यूनिट लगी होती है।
इसके अलावा यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होती है, दूध की जांच का आकलन करने का काम वहां पर होता है। इसके अलावा वहां पर बल्क मिल्क कूलर लगा होता है जिसमें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें कि दूध को सुरक्षित रखा जाता है। अब इन सारी चीजों को बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए चाहे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट हो जिसमें कि कितना मिल्क आया, कितना वहां पर उसकी कितनी मात्रा है, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है और साथ साथ दूध की जांच का उपकरण कि दूध की गुणवत्ता, उसमें फैट का लेवल कितना है, उसके हिसाब से ये दूध की जांच का जो उपकरण होता है ये बताता है, उसी के अनुसार दूध का जो है वो मूल्य तय होता है। बल्क मिल्क कूलर जिसमें कि दूध को सुरक्षित रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये सारी चीजें जब सुदृढ़ होंगी तो बुनियादी ढांचा मजबूत होगा डीसीएस का, तो इसको भी मजबूत किया जाएगा। और नए दूध संग्रह मार्ग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अभी नए दूध संग्रह मार्ग को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक डीसीएस स्थापित किया गया और ये कवर करता है फिलहाल 5 गांवों को, 5 गांव ही इससे ठीक से कनेक्ट है। लेकिन अब क्या किया जाएगा, अगर रास्ते इस गांव में और यहां पर ही एक गांव है लेकिन यहां जाने का रास्ता ठीक नहीं है, यहां पर भी एक गांव है लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, यहां भी गांव है, तो अब क्या किया जाएगा, जहां की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है उसकी कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया जाएगा। तो जो पहले 5 गांव थे अब हो सकता है वो 15 गांव हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि नए दूध संग्रह के जो मार्ग हैं उसका विस्तार भी किया जाएगा और उसका निर्माण भी किया जाएगा, यानी कि जो डीसीएस है उसमें ज्यादा से ज्यादा मिल्क का कलेक्शन हो सके। तो ये था आपका बुनियादी ढांचा विकास। अब सवाल उठता है कि इसके लिए वित्तीय ढांचा कहां से मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट कहां से मिलेगा। तो वित्तीय ढांचा और कार्यक्रम ढांचा इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2 NPDD 2 के तहत उपलब्ध होगा। तो ये था आपका जो हमारी श्वेत क्रांति 2 है उसमें मुख्य तौर पर क्या प्रोविजन है। लेकिन इससे भी खास बात है अगले चरण में, वो ये है कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो डेयरी क्षेत्र है इसमें 70% कार्यबल जो है वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं का इंपॉर्टेंट रोल इनके 70% कार्यबल की वजह से ही है। चाहे वो चारा देने से लेकर पशुओं की देखरेख से लेकर मिल्क के प्रोडक्शन तक, सब में महिलाओं की भागीदारी होती है और इस वजह से महिलाओं की कार्यबल में अहम भूमिका उनको इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि अगर महिला नेतृत्व वाली डेयरी समिति है, डेयरी सहकारी समिति है, वो जो है वो एक चीज का संकेत भी देती है कि आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम होती है। यानी कि महिला केंद्रित जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको इसमें बढ़ावा देने की बात कही गई है। अब इसमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त होंगी, इसका लाभ उन्हें मिलेगा, उनका सोशल हम कह सकते हैं सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा और महिलाओं में लीडरशिप का विकास भी होगा। अब इसमें विकास योजनाएं में क्या क्या किया जाएगा, तो हर पंचायत में सहकारी समिति, सहकारी कोऑपरेटिव समिति जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव समिति जो है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्थापित की जाएगी और जो अविकसित गांव है वहां पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब इसका असर देखिए कि दूसरे तरीके से भी पड़ेगा। इसका असर बेसिकली जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि मिल्क आप जानते हैं कि उसमें कैल्शियम होता है और इसकी वजह से जो कुपोषण है, कुपोषण की समस्या से निजात मिलती है। उसमें ढेर सारे और भी पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य और पोषण बेहतर होगा। तो पोषण की उपलब्धता में यानी कि जो कुपोषण है उससे मुक्ति मिलने के एक साधन के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, और विशेष तौर पर जो बच्चे होते हैं और महिलाएं होती हैं उनके संदर्भ में। तो महिलाओं के लीडरशिप में अगर ये चीज फले फूलेगी तो उसका प्रत्यक्ष असर, चूंकि बच्चे विशेष तौर पर छोटे बच्चे सबसे ज्यादा संपर्क में प्रारंभिक तौर पर माताओं या अपने महिलाओं के संरक्षिका होती है उनके संपर्क में होते हैं, तो इसलिए इसको महिला केंद्रित रखा गया है और इस पर विशेष फोकस किया गया है। किसको? तो जो हमारा श्वेत क्रांति 2 है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना कि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो है बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली और साथ साथ अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपके लिए निःशुल्क भी है। इस कोर्स का नाम क्या है? इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि आपकी आगामी यूपीएससी की परीक्षा में होने वाला है सहायक, क्योंकि 14 महीने में ये पूरा कोर्स प्रीलिम से लेकर मेंस तक कवर करता है। 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है। इस कोर्स के माध्यम से आप बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं और अपनी तैयारी को संपूर्ण बनाते हैं। 2 साल के करंट अफेयर्स के क्लासेस का एक्सेस भी मिलता है, प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, इसके अलावा 18 क्लास टेस्ट मिलते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स को अगर आपको लेना है तो दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहां से भी जा सकते हैं। 24,999 के अंदर ही ये कोर्स आपको मिलेगा। उसमें और छूट का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड का आप इस्तेमाल करिए
अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी। अब देखिए, ये कोर्स मान लीजिए अभी आप लेते हैं, अपनी तैयारी आप शुरू कर देते हैं, फिर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने, तो जो फीस आपने यहां पर दी है वो पूरी फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाती है ऑफलाइन बैच में आने पर। तो एक तरह से ये आपके लिए निःशुल्क भी हुआ। माध्यम की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच उपलब्ध है। कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अमिताभ कूपन कोड लगाएंगे तो अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी। चलिए अब अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। क्या है प्रश्न? तो श्वेत क्रांति 2 के तहत वर्ष 2028-29 तक दूध खरीद का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? विकल्प आपके सामने है। ए 500 लाख किलोग्राम प्रतिदिन, बी 800 लाख किलोग्राम प्रतिदिन, सी है 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन, या डी है 1500 लाख किलोग्राम प्रतिदिन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से, वहां भी आप इससे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के लिंक के लिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।